हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हो आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की ये एक स्पेशल और मोस्ट डिमांडेड वीडियो, या फिर यूं कहें बच्चों कि लगभग 1 घंटे का महा एपिसोड। जी हाँ बच्चों, 1 घंटे की स्पेशल वीडियो क्लास 11th का आपका फिजिकल एजुकेशन का जो सब्जेक्ट है बच्चों, जिसे हम सारी शिक्षा भी कहते हैं हिंदी में। तो इसी के एनुअल यानी कि फाइनल के एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। जी हाँ बच्चों, क्योंकि जैसा कि आप सभी को पता है कि कल यानी कि जो बच्चे मॉर्निंग शिफ्ट के हैं इनका 28 फेब को, और जो बच्चे इवनिंग शिफ्ट के हैं इनका 2 मार्च को आपका फिजिकल का जो फाइनल एग्जाम है, एनुअल एग्जाम जिसे आप वार्षिक पेपर भी कहते हैं, ये होने वाला है। ठीक है, तो आप सभी के 28 तारीख के और 2 मार्च के पेपर के लिए आज हम लेकर आए हैं बच्चों एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट सैंपल पेपर के बारे में, जिसके हर एक क्वेश्चन को आपको मैं लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड बहुत अच्छे से सॉल्यूशन के साथ में समझाने वाला हूं, और वो भी एक वन शॉट इस 1 घंटे की वीडियो में। ठीक है, तो आप ये मान के चलो आज का ये सेशन आपके एग्जाम के लिए डेफिनेटली बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित होगा, क्योंकि जो भी क्वेश्चन आपको मैं करवाऊंगा इस पेपर में, ऑलमोस्ट हर पेपर में हम आपको वही क्वेश्चन करवाते हैं जो इंपॉर्टेंट है, सिलेक्टेड है, रिपीटेड है, प्रैक्टिस के नजरिए से, प्रिपरेशन के नजरिए से, जिसके चांसेस हैं कि यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, वही करवाते हैं। ठीक है, और आपने देखा भी बच्चों, जैसा आपका पॉलिटिकल का पेपर था ना, पॉलिटिकल के पेपर में भी 80 में से 70 प्लस तक के सेम क्वेश्चन थे। तो ऐसे ही आपके फिजिकल में भी ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं, ध्यान से देख लेना। पैटर्न की बात करेंगे तो 5 खंड 37 प्रश्न होंगे। खंड ए में आपके 18 MCQ, खंड बी में 2 नंबर के 6 क्वेश्चन है, 5 करने हैं। खंड सी में 3 नंबर के 6 क्वेश्चन है, 5 करने हैं। और खंड डी में 4 नंबर के 3 क्वेश्चन केस बेस्ड, 5वें खंड में 5 नंबर के 4 क्वेश्चन है, 3 करने हैं, है ना। ऐसे इंग्लिश मीडियम में सेक्शन ए MCQ वाला है, सेक्शन नंबर बी 2 मार्क्स, सेक्शन सी 3, सेक्शन 4 मार्क्स और सेक्शन डी 5 मार्क्स। ठीक है ना, तो ये है आपका पेपर का पैटर्न, सिंपल सा, जो कि आपको मैंने बता दिया है। अब देखो यहां पर आई बटन के अंदर आपके लिए हम जो भी सैंपल करवा रहे हैं, चाहे वो 8 से 10 तक की गिनती हो, हर एक सैंपल की वीडियो यहाँ पे आई बटन में मिल जाएगी। तो कोई भी वीडियो मिस हो जाए या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ भी हो, तो आप उसको एक बार चेक कर लेना, यहाँ से सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो रेडी हो बच्चों आप लोग आने वाला 1 घंटा मेरे साथ पढ़ने के लिए? जल्दी से बताओ बच्चों, तैयार हो? तैयार हो? फिर हम लोग शुरुआत करें आज के इस पेपर की। रेडी? तो चलिए अब हम शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो चलो आज की इस सैंपल पेपर नंबर 5 की वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों, आज के इस पेपर का सबसे पहला सेक्शन, सेक्शन नंबर ए, वो हमारा यहाँ से शुरुआत हो जाता है। ठीक है, अब ध्यान से सुनो। इस सेक्शन ए में सबसे पहले हम 18 MCQs को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आप सभी भी मेरे द्वारा इन MCQ क्वेश्चन का आंसर बताए जाने से पहले आप भी अपने मन ही मन जरूर गैस करना कि सर ये क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, मेरे हिसाब से इसका ये, इसका ये, इसका ये आंसर हो सकता है। तो इससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, प्रैक्टिस तो होगी, साथ ही जब ये वीडियो एंड हो जाएगी तो सारे के सारे बच्चे मुझे अपना स्कोर जरूर बताना कमेंट बॉक्स में कि सर जी हमने 18 आउट ऑफ इतने मार्क्स के सही आंसर दिए। ठीक है, ताकि मुझे भी तो पता चल जाए कि आपने कितनी तैयारी कर रखी अपने फाइनल के लिए। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि वो स्त्रियां इनमें से, ठीक है, इनमें से किसका उपयोग करती हैं जिसके उपयोग से उनमें भी पुरुषों के गुण आने लगते हैं, पुरुषों जैसी शक्ति आने लगती है। खास करके ये एथलीट महिलाओं के बारे में। ठीक है, तो वो स्त्रियां किसका उपयोग करती हैं? बीटा ब्लास्ट का, स्टीरॉइड्स का, डिरोटिक्स का, या फिर जो एम्फेटाइमस होता है इसका करती हैं। तो किसका करती हैं भाई उपयोग? सोचिए क्या हो सकता है आंसर। आंसर है स्टीरॉइड्स का। ठीक है, तो क्या उपयोग करती हैं? स्टीरॉइड्स। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। इसी प्रकार से यहाँ पे सी हो जाएगा आपका। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। आपको बेसिकली ये बताना है कि ड्यूरेटिक्स, बीटा 2 एग्नोटिक्स, बीटा ब्लॉक्स या फिर कनाबाइंस, इनमें से चारों में से ऐसा कौन सा है जिसके सेवन से शरीर में पानी की कमी होने लगती है। ठीक है, चक्कर आने लगते हैं, साथ ही जो मांसपेशियां ये फटने लगते हैं और शरीर में पोटेशियम की कमी हो जाती है। तो ऐसा किसके उपयोग से होता है बताएंगे। और ये क्वेश्चन आपका 2 नंबर में भी आ सकता है कि बताइए इसके उपयोग से शरीर में क्या क्या परिवर्तन आते हैं। तो ये होता है बच्चों ड्यूरोटिक्स से। किससे? ड्यूरोटिक्स से। ऑप्शन ए करेक्ट है। और ऐसे पूछा जाएगा ड्यूरोटिक्स के सेवन से होने वाले शरीर में कोई 4 प्रभाव बताइए, तो आप बता देंगे ऐसे करके, है ना। तो MCQ भी और 2 नंबर का क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। इसी प्रकार से इंग्लिश में तो ऑप्शन ए जो है आपका यहाँ पे ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए
क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, मनोविज्ञान को मन के विज्ञान के रूप में किसने परिभाषित किया है? अर्थात जो क्या नाम है फिजिकोलॉजी है, इसको साइंस ऑफ माइंड, मन का विज्ञान किस व्यक्ति ने कहा है? तो देखो बच्चों, मनोविज्ञान हो गया, खेल मनोविज्ञान हो गया, इसको लेकर कम से कम 3 से 4 ऐसे वैज्ञानिक हैं, ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने विचार दिए हैं, ठीक है, और वो सारे इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको इन 3-4 सैंपल वर्ड के अंदर हर एक व्यक्ति के बारे में बता दूंगा। ओके, चलिए, मनोविज्ञान को मन के रूप में किसने बेसिकली यहाँ पे परिभाषित किया है? तो रूडोल्फ गोयकेल ने किया है। किसने? रूडोल्फ गोयकेल ने। एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, अगर आपसे ये पूछा जाए कि मनोविज्ञान वर्तमान में किस रूप में स्वीकार्य है, तो किस रूप में बच्चों? व्यवहार रूप में, यानी कि बिहेवियर के रूप में। ठीक है, इस प्रकार से ऑप्शन बी करेक्ट है। चलिए एक और देख लेते हैं ऐसा ही क्वेश्चन। तो क्वेश्चन 4 है कि आपको बताना है ये जो खेल मनोविज्ञान की परिभाषा अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है, ये परिभाषा किस व्यक्ति ने दी है? ये कहा इन्होंने कि जो खेल मनोविज्ञान है, ये कौशल यानी कि स्किल के डेवलपमेंट, इसके सभी स्तर का, साथ ही खेल हो गया, शारीरिक गतिविधियां हो गई, इनके लिए मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के उपयोग को दर्शाता है। तो ये किस व्यक्ति ने कहा है बच्चों? एम.एल. कमलेश ने। ठीक है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। इसी प्रकार से इंग्लिश में यहाँ पे आपका डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे देखिए जो हार्वर्ड शेल्डन है, इनके द्वारा व्यक्तियों की जो 3 श्रेणियां बताई गई थी, कौन कौन सी? एक्टोमॉर्फी, ठीक है, सॉरी एंडोमॉर्फी, सबसे पहले एक्टोमॉर्फी आते हैं, फिर एंडोमॉर्फी आते हैं, फिर मेसोमॉर्फी आते हैं। ठीक है, एक सेकेंड, नंबरिंग गलत कर दी मैंने। सबसे पहले आते हैं एक्टोमॉर्फी, फिर एंडोमॉर्फी, फिर आते हैं मेसोमॉर्फी। इस प्रकार से होता है। तो आपको इनमें से ये बताना है कि इन तीनों में से ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जिनका शरीर जो है वो खिलाड़ी के जैसा होता है। ठीक है, उनके शरीर की जो संरचना है ये संतुलित होती है। इस प्रकार के जो व्यक्तियों की मांसपेशियां हैं, इनका आकार जल्दी बढ़ता है, सरलता से बढ़ता है और स्वस्थ रहते हैं ये। तो ये किसकी विशेषता है? मेसोमॉर्फी की। किसकी? मेसोमॉर्फी की। ऑप्शन सी करेक्ट है आपका। एंडोमॉर्फी वे होते हैं जिनका शरीर गोल-मटोल होता है, एक्टोमॉर्फी थोड़े उनसे अलग होते हैं, और मेसोमॉर्फी तो इसी प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब इसी प्रकार से इंग्लिश में देखेंगे तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी, मेसोमॉर्फी, इन तीनों के लिए राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, मिलान वाला। तो बच्चों मिलान के लिए मैंने आपको बहुत अच्छी ट्रिक बताई थी, जो कि आपकी पॉलिटी के पेपर में काम भी आई थी। क्या बताया था? कि जो आपको आता है ना, आप उससे देख लो ध्यान से। जैसे कि मेरे हिसाब से आप सभी बच्चों को ये पता होगा कि बातचीत में मुश्किल जो होती है, वाक्पटुता, इसको कौन सही करता है? कौन हमारी सहायता करता है इनकी दिव्यांगों की? वाक चिकित्सक, यानी कि जिसमें दूसरे का आपको डी मिल जाए। तो दूसरे का डी हो गया आपका दूसरा, मतलब ए और सी। तो ये 2 फिल्टर हो गए, अब हटा दो इनको। अब एक और देख लो जो आपको पता हो। तो अंधापन क्या दर्शाता है? अंधापन बेसिकली अपना परिचय देने को दर्शाता है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले का सी ऑप्शन हमारा ए मिल गया। अब सुनने की जो मुश्किल होती है, ये व्यक्ति के कंधे पर चपचपाने की होती है। ठीक है, और शिष्टाचार क्या होते हैं? तो दूसरों के साथ व्यवहार करना। तो तीसरे का भी चौथे का है, मिल गया आंसर हमको, है ना बच्चों? कितना आसान होता है मिलान करना। चलिए इंग्लिश में देखिए, तो और पहले का आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, दूसरे का आपका यहाँ पे डी हो जाएगा, तीसरे का आपका बी हो जाएगा, चौथे का आपका ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक है, चलिए जो क्वेश्चन अभी हमने पढ़ा था बच्चों, कि एक जो वाक चिकित्सक होता है यानी कि CWSN, ये जो मतलब वाक चिकित्सक जो होता है, ये CWSN की किस क्रिया में मदद करता है? तो आपको बताया था वाक्पटुता, और वाक्पटुता किसको दर्शाती है? कम्युनिकेशन, यानी कि संचार को दर्शाती है। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8, शरीर में शुद्ध रक्त के संचार के लिए मुख्य धमनी कौन सी होती है? यानी कि हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, इसके अंतर्गत जो ब्लड सर्कुलेशन है, इसके लिए सबसे ज़्यादा कौन सा बॉडी पार्ट सबसे ज़्यादा जरूरी होता है? तो क्या होता है वो जरूरी? आप सभी को पता है, फेफड़े, यानी कि हमारे लंग्स। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखो बच्चों, यहाँ पे ये कहा गया है कि डैश मापने के लिए, यानी कि किस चीज़ को मापने के लिए पुशअप्स किए जाते हैं, अधिकतम भार उठाया जाता है, इसकी क्षमता के द्वारा मापते हैं। तो पुशअप्स, अधिकतम भार, ये किसके लिए होते हैं बच्चों? ये मांसपेशियों की जो शक्ति होती है, ठीक है, इसको मापने के लिए किए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, इसमें अभिकथन कारण है। अभिकथन कहता है प्रशिक्षण का अर्थ है व्यावहारिक और सैद्धांतिक ज्ञान प्रदान करना। यानी कि प्रशिक्षण का अर्थ क्या हो गया? कि व्यावहारिक तौर पे और सैद्धांतिक ज्ञान प्रदान करना। ठीक है, लेकिन
शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में जो प्रशिक्षण शब्द है इसका थोड़ा खास और गहरा अर्थ होता है। अब क्या होता है वो, तो वो ये होता है कि ये जो प्रशिक्षण है, ये प्रशिक्षण विधियां खेल को सुधारने के वैज्ञानिक और जो क्रमानुगत तथ्य होते हैं इनके आधार पर दीर्घ अवधि के कार्यक्रम है। तो क्या बोलेंगे, अभिकथन ए भी सही है, कारण आर भी सही है और इसकी व्याख्या भी कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, इसी प्रकार से इंग्लिश में आपका जो अभिकथन है ये भी सही है, कारण आर, ये दोनों ही सही है यहाँ पे। ठीक है, और एक्सप्लेनेशन भी है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा आपका। ठीक है बच्चों, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। अभी जिन एक्टोमॉर्फी मेसोमॉर्फी की हम बात कर रहे थे, क्वेश्चन और है आपको यहाँ पे बताना है कि हार्वर्ड शेंडल के द्वारा व्यक्तियों की किस श्रेणी में ये आते हैं। कौन आते हैं कि व्यक्तियों का जो शरीर है वो गोल मटोल होता है पर इनकी लंबाई कम होती है, यानी कि आलसियों की तरह बस घर में पड़े रहते हैं, ये काम के लिए भी दूसरों पर निर्भर होते हैं। शायद यहाँ पे मुझे एक वो कहावत ने कुछ एक सेंटेंस है जो कि शायद आपने आई थिंक 7वीं 8वीं में पढ़ा होगा। वो एक कहानी की, कहानी में मोटे मोटे किस काम के, है ना, कहानी में मोटे मोटे किस काम के, तो काम चोर, है ना, तो वही कुछ ये भी होते हैं। ठीक है, इनको बस खाना पसंद होता है। तो ये कौन होते हैं, मेसोमॉर्फी तो होंगे नहीं क्योंकि इनका शरीर तो गठीला होता है, ये जिम्नास्टिक व्यक्ति हैं। ठीक है, रही बात एक्टोमॉर्फी की तो उनके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं, ये होते हैं एंडोमॉर्फी के। ठीक है, एंडोमॉर्फी के थोड़ा ध्यान से समझा दूं आपको, तीनों कॉन्सेप्ट समझोगे। देखो सबसे पहले बात करते हैं एक्टोमॉर्फी की। ये वे व्यक्ति होते हैं जिनका शरीर पतला होता है, चिंतित होता है। ठीक है, और एंडोमॉर्फी वे व्यक्ति होते हैं जिनका शरीर गोलमटल होता है, लंबाई कम होती है और ये हास्यमुख होते हैं। और मेसोमॉर्फी आपको बता ही रखा मैंने, है ना, ये चीजें। तो आंसर आपका बी हो जाएगा इसका। ओके बच्चों, चलिए अगला देख लेते हैं। इंग्लिश में आपका यहाँ पे एंडोमॉर्फी हो जाएगा। अब देखो बच्चों, हृदय के कार्य क्या है, तो ये क्वेश्चन आपका 2 नंबर में भी आ सकता है कि हृदय के कार्य बताइए। तो क्या क्या कार्य होंगे हृदय के। हृदय का सबसे पहले कार्य क्या होता है कि सामान्य प्रभाव बनाना, यानी कि नॉर्मल जो सर्कुलेशन जो फ्लो है वो बना रहे। साथ ही फेफड़े संबंधी प्रभाव, यानी कि पल्मोनरी जो इन्फेक्शन है वो बना रहे। हृदय दर नियोजन, यानी कि हार्ट रेट जो है वो बैलेंस रहे, ये भी ठीक है। और प्लानिंग रहे, यानी कि हृदय के कार्य ये सभी हैं। तो अगर अब आपसे 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाए कि हृदय के कार्य क्या हैं, तो आप बता दोगे अच्छे तरीके से, है ना। ओके, तो अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से समझिएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन सा शब्द उस डिग्री का वर्णन करता है कि जिस तक समूह के सदस्य एक समान लक्ष्य तक पहुंचने के लिए इकाई के रूप में एक साथ आ जाते हैं। यानी कि मान लेते हैं एक समूह है, इसका कुछ भी लक्ष्य है, अब इस लक्ष्य को पाने के लिए ये सभी एक इकाई के रूप में साथ में आ जाते हैं। तो ये क्या कहलाता है, क्या ये समूह में तालमेल होता है, सम्मान होता है, सामंजस्य होता है या फिर सहयोग होता है। तो ये डिग्री कौन सी कहलाती है, तालमेल, सम्मान, सामंजस्य और सहयोग। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, तालमेल और सामंजस्य इनमें से कोई एक हो सकता है। ठीक है, तो जो वर्ड यूज किया गया आपके किताब में वो है समूह सामंजस्य। क्या बोलते हैं इसको, ग्रुप क्वेश्चन, क्या बोलते हैं, ग्रुप क्वेश्चन बोलते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या कहा गया है कि बीएमआई श्रेणी में सामान्य भार कितने से कितना होता है। ठीक है, तो सामान्य भार कितने से कितना होता है बच्चों, सोचो इसमें से कौन सा राइट होगा आपका फटाफट से। सामान्य भार कितने से कितना होता है, 18.5 से 24.5, मतलब 24.9, 18.5 से 24.9 ये होता है सामान्य भार। ओके, ये होता है सामान्य भार। उसके बाद 25 से 29 ये होता है अति भार, फिर ये मोटापा 1, ये मोटापा 2 और उससे मोटापा आगे फिर इस प्रकार से बढ़ता जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे एक करेक्ट है। 15 देखो बच्चों, ललाट तल के तिल के रूप में जाना जाता है। अरे सर जी ऐसा क्वेश्चन भी आ जाएगा क्या पेपर में, आएगा एक आधा क्वेश्चन तो ऐसा आएगा जिससे आप कहोगे सर जी ये तो आउट ऑफ सिलेबस लग रहा है ना, बट ऐसा नहीं है क्योंकि इस बार आपके एग्जाम में कुछ नए टॉपिक भी ऐड हुए हैं सिलेबस के लिए, है ना, मतलब सिलेबस में, तो उससे भी आपके क्वेश्चन बनेंगे। तो ये उसी से ही है, ललाट तल को तिल के रूप में भी जाना जाता है। तो वो कौन सा होता है, वो कोरोनल होता है। क्या होता है, कोरोनल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, एक पत्रकार के लिए, जो पत्रकार होता है, जो रिपोर्टर होता है, जर्नलिस्ट होता है, इसके लिए किस गुण की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो हिंदी के हिसाब से अगर आप इसको देखेंगे तो किस गुण की आवश्यकता होती है, उस पत्रकार का जो बोलने का कौशल है
वो बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि पत्रकार के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी होता है उत्कृष्ट बोलने का कौशल, यानी कि कम्युनिकेशन स्किल गुड नहीं बल्कि एक्सीलेंट होनी चाहिए। ठीक है, एक पत्रकार के लिए, एक जर्नलिस्ट के लिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 17, पहले पहले खेलो इंडिया जो गेम्स थे ये कहाँ पे हुए थे? तो सबसे पहले खेलो इंडिया गेम्स कहाँ पे हुए थे भाई? ये हुए थे बच्चों दिल्ली में। कहाँ पे? दिल्ली में, दिल्ली में। उसके बाद खेल और युवा मामलों के मंत्रालय ने खेलो इंडिया कार्यक्रम की जो शुरुआत थी ये कब की थी? तो आंसर करें सारे बच्चे कि खेलो और युवा मंत्रालय ने खेलो इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत कब की थी? 2018, 12, 17 या 10 में? तो या तो 17 है या तो 18 है, इन दोनों में से कोई एक है सर जी। तो सोचो क्या होगा इसमें से। राइट आंसर है बच्चों आपका 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 राइट आंसर है, आपका राइट आंसर है, सोचो ए वाला 2018। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट है। इस प्रकार से देखेंगे तो यहाँ पे ए वाला राइट है। ओके, चलिए इस तरह से बच्चों इस पेपर का हमने अपना कंप्लीट कर लिया है सेक्शन नंबर ए। तो आप मुझे बताओ कि 18 एमसीक्यू में से आप सभी बच्चों ने कितने राइट आंसर दिए? ठीक है, आप लिखना 18 आउट ऑफ इतने मेरे आंसर। ठीक है, ताकि मुझे पता चल जाए कि हाँ भाई बच्चे पढ़ रहे थे और कितनी तारी आपने कर ली थी। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। चलिए अब आगे हमारा अगला सेक्शन, सेक्शन नंबर बी, जो कि हमारा 10 नंबर का है, क्योंकि इसमें है तो 2 नंबर के 6 क्वेश्चन, बट हमें कोई 5 ही अटेम्प्ट करने हैं। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि योग के मानसिक महत्व को बताइए, अर्थात जब आप योगा करते हैं तो इससे आपको क्या मानसिक लाभ प्राप्त होते हैं? तो सबसे पहले क्या होता है कि तनाव से मुक्ति, यानी कि हमारा जो स्ट्रेस होता है ये कम हो जाता है। तनाव रहित जीवन, यानी कि हम जो है तनाव से मुक्ति तो मिलती ही मिलती है, साथ ही क्या बोलते हैं स्ट्रेस फ्री लाइफ भी हम जीते हैं। एकाग्रता बढ़ जाती है, यानी कि हम किसी भी काम को जब करते हैं तो एकदम उसको ध्यान पूर्वक करवाते हैं। ठीक है, याददाश्त बढ़ाने में सहायक, यानी कि किसी भी चीज़ को ज़्यादा समय तक याद रखने में मेमोरी जो पावर है वो बढ़ जाती है। सहन शक्ति बढ़ाने में सहायक होता है। तो कई प्रकार से योग जो है वो मानसिक महत्व को इस प्रकार से इंपॉर्टेंस देता है। ठीक है, इंग्लिश में एक्सप्लेन इन मेंटल इंपॉर्टेंस ऑफ योगा तो रिलीफ फ्रॉम स्ट्रेस, स्ट्रेस फ्री लाइफ, हेल्पिंग इन इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन, एनहेंस मेमोरी एंड एनहेंसिंग स्टेमिना। ओके, अगला क्वेश्चन नंबर 20, योग के भावनात्मक और सामाजिक महत्व को समझाइए। तो अब देखिए योग के भावनात्मक महत्व समझिए। तो भावनात्मक स्थिरता, यानी कि आपके जो इमोशंस होते हैं ये उसको कंट्रोल करता है। इमोशंस के आपके जो इमोशंस हैं उन्हें और अच्छा बनाता है। विभिन्न भावनात्मक परिस्थितियों में निपटना सीखते हैं। कई बार जब इमोशन वाली सिचुएशन आ जाती है तो उस समय ये आपको धैर्य के साथ में काम करने के लिए सिखाता है। दूसरा सामाजिक, तो योग करने से सामाजिक लाभ क्या होंगे, क्या महत्व होंगे? तो सामाजिक गुणों को विकसित करने में सहायक होता है, सामाजिक रिश्ते विकसित करने में सहायक होता है, इस प्रकार से। ठीक है, तो आपको तीनों बातें मैंने बता दी योग की, कौन कौन सी? मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक। इसी प्रकार से इंग्लिश में एक्सप्लेन द इमोशनल एंड सोशली इंपॉर्टेंस ऑफ योगा। तो इमोशनल और सोशली क्या है यहाँ से पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही छोटा सा प्रश्न है, सुयोग्यता तथा स्वास्थ्य के अर्थ को समझाइए। तो सुयोग्यता क्या होती है बच्चों? सुयोग्यता एक व्यक्ति की वह क्षमता होती है जिसके द्वारा वह एक अच्छा और संतुलित जीवन व्यतीत करता है। ठीक है, तो क्या है क्षमता? क्षमता क्या है ये, मतलब ये होती क्या है? तो ये वह क्षमता होती है जिसके द्वारा एक अच्छा व्यक्ति एक अच्छा संतुलित जीवन जिए। स्वास्थ्य क्या होता है? दैहिक तौर पे, यानी कि शारीरिक तौर पे, मानसिक तौर पे, सामाजिक तौर पे जो व्यक्ति है वो स्वस्थ हो और कोई भी समस्या ना हो तो इसे स्वास्थ्य कहते हैं। यानी कि स्वास्थ्य का मतलब ये नहीं कि आपको कोई बीमारी नहीं है, बल्कि आप शारीरिक तौर पे, मानसिक और सामाजिक तौर पे स्वस्थ हैं पूर्ण रूप से, तब हम स्वास्थ्य बोलते हैं उसको। ठीक है, तो एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ फिटनेस, यानी कि फिटनेस ये होगी और हेल्थ इसकी यहाँ पे ये होगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 22 है, पेशियों के प्रमुख कार्य लिखिए, यानी कि जो मसल्स होती हैं इनके क्या फंक्शंस होते हैं। आइए देख लीजिए। पेशियों का कार्य हमारे शरीर में जो रासायनिक ऊर्जा होती है इसको ऊर्जा को यांत्रिक परिवर्तनों में परिवर्तन करने वाली पेशियां होती हैं। अर्थात पेशियों का कार्य क्या है कि शरीर में जो रासायनिक ऊर्जा होती है, ठीक है, इसको यांत्रिक परिवर्तनों में परिवर्तन करने के लिए जरूरी होती है। अब ये जो हमारा पेशीय तंत्र जो मसल सिस्टम है
ये शरीर की गतिविधियों को उत्पन्न करना, उसे नियंत्रित करता है। हड्डी की संरचना पर कार्य करने वाले शरीर की प्राकृतिक मुद्रा को बनाए रखता है। इस प्रकार से इसका आंसर, ठीक है। तो राइट द मेन फंक्शंस ऑफ मसल्स, तो आगे से आप पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 23, ध्यान और उसके प्रकार को परिभाषित कीजिए। तो देखिए यहाँ पे ध्यान की कोई एक परिभाषा नहीं है, तो मैंने एक व्यक्ति के नाम की परिभाषा लिया, डम्बल। डम्बल कहते हैं कि किसी दूसरे वस्तु का केंद्रीयकरण, अवधान, अर्थात अवधान को हम दूसरा ध्यान बोलते हैं। पिछली वीडियो में एमसीक्यू में आपको समझाया था। तो ध्यान क्या होता है, बेसिकली किसी दूसरे वस्तु का केंद्रीकरण। सर जी थोड़ा अच्छे से समझा दो, समझ नहीं आ रहा। देखो ध्यान के वस्तु के केंद्रीकरण का अर्थ ये है कि आप कहीं पे ध्यान में बैठे हो, ठीक है, आपके सामने ये 5 वस्तुएं रखी हैं। तो केंद्रीकरण का अर्थ ये है कि आपका जो ध्यान है ना, वो सिर्फ और सिर्फ इस एक वस्तु पे होना चाहिए, ठीक है। उस एक वस्तु के विभिन्न पहलुओं पर होना चाहिए, इनकी तरफ आपकी नजर भी नहीं जानी चाहिए, ठीक है। अब ये 2 तरीके का होता है, एक होता है ऐच्छिक अभिधान अवधान यानी कि ध्यान, और एक होता है अनैच्छिक। तो ऐच्छिक, इस तरह के ध्यान में व्यक्ति की इच्छा और आवश्यकता की प्रधानता होती है। उदाहरण, क्रिकेट में बैटर्स द्वारा जो बैटर कह रहा हूँ, हाँ, बैटर द्वारा गेंद का प्रहार करना, ठीक है। तो ये होती है उसकी ऐच्छिक ध्यान। उसके बाद अनैच्छिक अवधान, इसकी प्रधानता नहीं होती है बल्कि वस्तु के गुण की प्रधानता होती है, जैसे तेज आवाज, चमकीली रोशनी, ये होता है। तो ऐच्छिक यानी कि जब हम अपनी मर्जी से अपना ध्यान केंद्रित करें, जैसे क्रिकेट खेलते हैं तो हम अपना ध्यान केंद्रित करना पड़ता है, बॉल आएगी, इसको हमें छक्का मारना है, चौका मारना है ना, इसी किस तरफ मारना है, इस प्रकार से। अनैच्छिक में क्या होता है, तेज हवा चल रही है, आप उसको रोक सकते हो, नहीं रोक सकते। रोशनी चमकीली आ रही है, रोक सकते हो, नहीं रोक सकते हो। धूप है, रोक सकते हो, नहीं रोक सकते हो। तो ये अलग अलग प्रकार के अवधान होते हैं, ठीक है, ऐच्छिक और अनैच्छिक। तो वॉलंटरी अटेंशन क्या होता है और इनवॉलंटरी अटेंशन क्या होता है, इसके बारे में आपको बताना था। अगला देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 24, सिडनी ओलंपिक में लागू की गई ओलंपिक शपथ का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। अर्थात सन 2002 में जो सिडनी ओलंपिक शपथ लागू हुई थी वो हमें यहाँ पे बतानी है। तो चलिए देखते हैं। सभी प्रतियोगियों के नाम पर मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि हम इन ओलंपिक खेलों में उन नियमों का आदर करेंगे तथा उनका सम्मान करेंगे, उनका पालन करेंगे जो उन्हें नियंत्रित करते हैं, और हम मादक द्रव्य, नशीली दवाओं का सेवन ना करते हुए एक सच्ची खेल भावना से खेल के गौरव और अपनी टीम की प्रतिष्ठा के लिए खेलेंगे। चलिए इसको आपको ना बहुत ही एक आसान तरीके से समझाता हूँ। जैसे आपके स्कूल में कई बार क्या होता होगा कि कुछ टीचर कहते होंगे कि बेटा अपना दाहिना हाथ आगे करेंगे सारे बच्चे और मेरे साथ शपथ लेंगे, ठीक है। फिर टीचर बोलते हैं, फिर आप बोलते हो। तो यहाँ पे आप बोलेंगे, कई बार क्या बोलेंगे, सब प्रतियोगियों के नाम पर मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि हम इन ओलंपिक खेलों में उन नियमों का आदर करेंगे तथा उनका पालन करेंगे जो उन्हें नियंत्रित करते हैं, और हम मादक द्रव्यों का, नशीली दवाओं का सेवन नहीं करेंगे, साथ ही सच्ची खेल भावना से खेल के गौरव और अपनी टीमों की प्रतिष्ठा के लिए खेलेंगे। इस प्रकार से, है ना। तो ऐसे आप लेते हैं शपथ, बस वही आपको बता देनी थी, हो गया आपका आंसर। चलिए इंग्लिश में देखेंगे तो यहाँ पे आपका आंसर इस प्रकार से हो जाएगा बच्चों। आ गया समझ में? चलिए इस तरीके से आपने समझ लिया है विद इन 10 मिनट्स आपका जो इस पेपर का सेक्शन नंबर बी था इसके बारे में, ठीक है। तो 2 नंबर के हमारे जो क्वेश्चन थे 6, जिसमें से 5 करने थे, ये हमने यहाँ पे पूरे समझ लिए हैं बच्चों, ठीक है। चलिए अब हम शुरुआत करें सेक्शन नंबर सी की, जिसमें हमारे 3 नंबर के क्वेश्चन हैं। चलिए शुरू करेंगे। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा इस पेपर का जो सेक्शन नंबर सी है, जिसमें हमारे 3-3 नंबर के टोटल 6 क्वेश्चन हैं, जिसमें से हमें कोई 5 करने और बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आ जाइए शुरुआत करते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्या कहा गया है कि षटकर्म किसे कहते हैं तथा इन्हीं 4 यौगिक क्रियाओं का वर्णन कीजिए। तो भाई षटकर्म क्या होता है, देखो हठ योग के द्वारा शुद्धिकरण की प्रक्रिया को 6 भागों में विभाजित किया जाता है, जो निम्न प्रकार से हैं, इन्हें ही हम षटकर्म बोलते हैं। तो षटकर्म क्या होती है, यौगिक क्रियाओं को 6 भागों में डिवाइड किया जाना, जो कि शुद्धिकरण के लिए होती हैं, उनको हम षटकर्म बोलते हैं। अभी कई प्रकार की होती हैं। सबसे पहली होती है नैति। नैति कैसी यौगिक क्रिया शुद्धिकरण की, तो ये जो नासिक मार्ग होता है इसको साफ करती है और इसको शुद्ध करती है। फिर आती है धौति, ये आहार नली की सफाई के लिए ज़्यादा जरूरी होती है, ठीक है। फिर नौली आ जाती है, ये हमारे अमाशय के अंगों की मालिश और सशक्तिकरण के लिए जरूरी होती है। बस्ती की बात करें तो आंत को धोने
वह सुदृढ़ बनाने की तकनीक होती है। कपालभाति की बात करें तो मस्तिष्क के अग्रभाग के शुद्धिकरण के लिए ये एक श्वास तकनीक है। त्राटक तो ये गहन ध्यान लगाने की प्रक्रिया और एकाग्रता की शक्ति है। इस प्रकार से ये आपके षटकर्म है। और देखो आपके हर एक षटकर्म को मैं एक एक सैंपल पेपर में विद प्रक्रिया के साथ में और उसके लाभ के साथ में समझाता चलूंगा। अभी तक हम 3 समझ चुके हैं, मतलब 2 समझ चुके हैं, तीसरी जब इस पेपर की पार्ट 2 की वीडियो आएगी तो उसमें समझा दूंगा। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा षटकर्म के बारे में। अब इंग्लिश में देखिए कि व्हाट इज कॉल्ड षटकर्म, डिस्क्राइब एनी 4 कंपाउंड्स वर्ब्स। तो षटकर्म क्या होता है और इसके जो 6 पॉइंट्स हैं वो आप यहाँ से देख सकते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 26, अष्टांग योग के किन्हीं 3 तत्वों की व्याख्या कीजिए। तो अष्टांग योग के टोटल 8 तत्व होते हैं, इसीलिए इन्हें अष्टांग योग कहते हैं। कौन कौन से? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। अब इसमें देखिए आपसे बहुत सारे एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं कि अष्टांग योग की सबसे अंतिम अवधि क्या होती है? तो समाधि होती है। ठीक है, और यम क्या होते हैं, नियम क्या होते हैं, आसन क्या होते हैं, प्राणायाम क्या होते हैं, इन सारी चीज़ों को पूछा जा सकता है। तो आइए समझिए योग के तत्वों का वर्णन। सबसे पहले यम की बात करते हैं। यम शब्द का अर्थ है इंद्रियों एवं मन को हिस्सा आदि, अर्थात यम शब्द का अर्थ क्या है? इंद्रियां अर्थात मन का हिस्सा। ठीक है, तो अशुभ भावों से हटाकर आत्म केंद्रित किया जाए, अर्थात क्या कहा गया यहाँ पे? यम क्या है? यम जो है, देखो ध्यान से समझिए दोबारा से, यम शब्द का अर्थ है इंद्रियों एवं मन का हिस्सा आदि को अशुभ भावों से हटाकर आत्म केंद्रित किया जाए। इसके तहत अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, इस प्रकार के 5 जो यम हैं, जो नियम हैं, वो पालन किए जाते हैं। फिर नियम की बात आती है तो इसका अर्थ है कि योगी को शौच, संतोष, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान, इस प्रकार का बेसिकली उसे नियम अपनाने चाहिए अपने जीवन में। ठीक है, फिर आसन आ जाता है। तो किसी भी मुद्रा में स्थिर रूप से और सुखपूर्वक बैठना ही आसन कहलाता है। आसन बेसिकली क्या है? योग की विभिन्न मुद्राएं हैं। अब चाहे कोई सा भी योग करें उसके लिए जो मुद्रा होगी वही आसन है। अब आसन करने से योगी का मन स्थिर होता है। जब भी आप कोई आसन करते हो तो योगी का मन स्थिर हो जाता है। इसे करने से प्रत्येक अंग प्रत्यांग को क्रियाशीलता मिलती है, वे सक्रिय, स्वास्थ्य और लचीले बन जाते हैं। फिर प्राणायाम की बात आती है तो आसन के स्थिर हो जाने पर श्वास लेने और श्वास छोड़ने की स्वाभाविक गति का विच्छिन्न होना प्राणायाम कहलाता है। इस क्रिया को करने से तन मन की शुद्धि होती है। ठीक है, तो सारे के सारे जो पार्ट हैं ये जुड़े हुए हैं। थोड़ा और डिटेल में आपको समझाते हुए एक बार में, ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। देखिए यम का अर्थ क्या हो गया कि जब आप अपने मन, अपने इंद्रिय को कंट्रोल में रखते हैं, ठीक है, और अपने आपका जो ध्यान है उसे आत्म केंद्रित करते हैं, तो वो यम है। दूसरा नियम, इसके तहत आपके द्वारा शौच, संतोष, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान, इसका ध्यान करना किया जाता है। अब ध्यान करेंगे तो कैसे करेंगे आप? ध्यान के लिए नियम तो आपने अपना लिए। ध्यान करने के लिए आपको एक मुद्रा चाहिए होगी, तो वो बैठेंगे आप मुद्रा में, तो वो कहलाएगा आसन। ठीक है, तो आपका मन जो है आसन में क्या होता है? मन स्थिर हो जाता है। आपके प्रत्येक अंग जो है वो क्रियाशीलता इसको मिलती है, सक्रिय, श्वास लचीले बनते हैं। अब जब आसन में आप बैठ गए तो आप श्वास छोड़ेंगे अंदर बाहर, तो ये जो श्वास लेने की प्रक्रिया होती है इसी को प्राणायाम बोलते हैं। ओके, जिससे तन मन दोनों की शुद्धि होती है। ओके बच्चों, तो अष्टांग योग के किन्हीं 3 तत्वों का वर्णन हो गया। और इंग्लिश में चलिए, पहला हो गया यामा, ठीक है, धूल यानी कि नियम, आसन और प्राणायाम। अगला देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 27, शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद में मनोविज्ञान के महत्व को समझाइए। तो शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद में जो क्या नाम है, साइकोलॉजी है, इसकी इंपॉर्टेंस को दर्शाइए। तो सबसे पहला, यह शारीरिक गतिविधियों को बढ़ावा देने में सहायक होता है। ठीक है, जो एथलीट्स होते हैं इनकी शारीरिक गतिविधियों को बढ़ावा देने में सहायक होता है। इसके अध्ययन से व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास आता है, स्वास्थ्य आदतें विकसित होती हैं, लक्ष्य निर्धारण में सहायक होता है, क्योंकि जब हमें इसके इम्पोर्टेंस पता होगी तो हम अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार अपना लक्ष्य निर्धारण कर पाएंगे। तनावपूर्ण स्थितियों में निवारण होगा। ठीक है, एकाग्रता में वृद्धि होगी, बेहतर टीम वर्क हो पाएगा, समन्वय अच्छा होगा,
निष्पक्ष खेल बढ़ेगा, ठीक है, और नेतृत्व की गुणवत्ता विकसित होगी, आक्रामकता नियंत्रित होगी, इस प्रकार से रहेगा, ठीक है। तो बहुत सारे हैं, इनमें से आपको कोई 6 लिखने थे, मैंने आपको टोटल 12 बता दिए, तो आप भी कोई याद कर लेना 6 से 7। ओके, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकोलॉजी, ठीक है, मैं साइकोलॉजी कह रहा था ऊपर, सॉरी, और फिजिकोलॉजी इन फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स। तो क्या की इंपॉर्टेंस है, आप इसके बारे में ये सारे के सारे पॉइंट एक ही बार में यहाँ से पढ़ सकते हो बच्चों, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, अक्षमता और विकार में कोई 3 विभिन्नताएं बताइए, अर्थात अक्षमता किसे कहते हैं और विकार किसे कहते हैं, इसमें डिफरेंस बताइए, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं बच्चों अक्षमता की। अक्षमता क्या होती है? अक्षमता वह स्थिति है जिससे व्यक्ति किसी क्षति के कारण सामान्य जीवन जो संबंधी गतिविधियां हैं, जो क्रियाएं हैं, इनको सामान्य रूप से नहीं कर पाता है। अर्थात अक्षमता क्या होगी कि वह स्थिति जिसके द्वारा किसी व्यक्ति को जब कोई क्षति हो जाती है तो उससे वो नॉर्मल कोई भी काम होता है उसे कर नहीं पाता है। ये शारीरिक हो सकती है, संज्ञानात्मक हो सकती है, बौद्धिक भी हो सकती है। यह व्यक्ति के जन्म से भी हो सकती है या फिर कभी भी जीवन काल में आ सकती है, क्योंकि ये चोट लगने से या फिर किसी अन्य कारण से भी हो सकती है। अक्षमता विकार में विकसित नहीं होती है, अर्थात ये जो अक्षमता होती है ये कभी भी विकार नहीं बनता है, ठीक है। तो विकार क्या होता है भाई? तो विकार के लिए यहाँ से आप पढ़िए कि कोई भी रुकावट या कोई भी कार्य करने में विघटन, कोई भी परेशानी आना जिसके द्वारा व्यक्ति को अपने दैनिक जीवन संबंधी प्रक्रिया करने में मुश्किल आती है, उसी को हम विकार कहते हैं। यह सामान्यतः तंत्रिका तंत्र से संबंधित होता है। कोई भी विकार शुरुआत में एक साधारण समस्या यानी कि अक्षमता ही जैसा प्रतीत होता है, लेकिन बाद में ये एक बन जाता है विकार। विकार में अक्षमता में विकसित हो जाता है, यानी कि विकार जो है ये बाद में अक्षमता में बदल जाता है, ठीक है। पहले विकार बनता है फिर ये अक्षमता में परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रकार से आपको समझ में आ गया अक्षमता और विकार का कॉन्सेप्ट। अगला डिसेबिलिटी क्या होती है, फिर डिसऑर्डर क्या होता है, यहां से आप पढ़ सकते हैं। अगला देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 29, शारीरिक गतिविधियां और खेल में एक नेता की भूमिका लिखिए। अर्थात शारीरिक जो गतिविधियां होती है, जो खेल होते हैं, इसमें एक लीडर की क्या इंपॉर्टेंस होती है, ठीक है, वो हमें बतानी है। आ जाइए एक लीडर की इंपॉर्टेंस को यहाँ पे हम अब समझते हैं। देखो, एक नेता वह है जो कि अग्रसर रहता है, यानी कि हमेशा आगे रहता है, स्वीकार योग्य सुझाव देता है, उपयुक्त मार्ग दिखाता है, दूसरों के लिए एक रोल मॉडल का कार्य करता है, ठीक है ना। तो नेता क्या है किसी भी खेल में या फिर गतिविधि में भूमिका लेने के लिए? तो एक नेता वो होता है जो हमेशा आगे रहता है, ठीक है, उसके पास में चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, स्वीकार योग्य होता है, ठीक है, उपयुक्त मार्ग दिखाता है अपने पीछे आने वालों को, और दूसरों के लिए एक रोल मॉडल होता है, ठीक है, कि हम जो व्यक्ति हैं वो मेरी तरह बनना चाहते हैं, इस प्रकार का रोल मॉडल। वह लक्ष्य की प्राप्ति में व्यक्तियों के साथ मिलकर कार्य करने के लिए उन्हें प्रेरित करता है, यानी कि लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उनसे कहता है कि साथ मिलकर कार्य करते हैं, ठीक है। और प्रत्येक कार्य को वो स्वयं भी करता है, जैसे महात्मा गांधी जी थे, ठीक है ना, तो वो एक नेता ही तो थे। शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में व्यवसाय की निरंतर वृद्धि एवं जीवंतता को सुनिश्चित करने के लिए नेतृत्व यानी कि नेता की आवश्यकता होती है। यह एक स्थिति है जिसमें व्यवसाय के लिए जो विद्यार्थी तैयार हो रहे हैं उनमें से कोई नेता बनता है, ठीक है। और भी एक आधे पॉइंट है, वास्तव में नेतृत्व एक कला है जो व्यक्तियों को व्यावसायिक व्यक्तिगत लक्ष्यों की प्राप्ति में मिलकर सद्भावनापूर्ण कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, ठीक है। ये आपका हो गया 29। इंग्लिश में देखिए, राइट द रोल ऑफ अ लीडर इन फिजिकल एक्टिविटी इन एंड स्पोर्ट। तो कैसे लिखेंगे आप यहां से पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 30 की, 3 नंबर के आखिरी क्वेश्चन की, फिर ये वीडियो हमारी एंड हो जाएगी। तो क्वेश्चन क्या है, शारीरिक पुष्टि के अंगों की व्याख्या कीजिए। तो शारीरिक पुष्टि के 3 अंग होते हैं, शक्ति, गति, सहन क्षमता। 3, अरे सर जी ये तो 5 निकल गए, लचक, तालमेल संबंधी योग्यता। यानी कि आपका ये जो क्वेश्चन है ना बच्चों, ये मैंने तो वैसे 3 नंबर में ले लिया है लेकिन है 5 नंबर का, ठीक है। तो बड़े ध्यान से समझिएगा, शारीरिक पुष्टि यानी कि फिजिकल जो फिटनेस होती है, कॉन्फर्मेशन, इसको किस प्रकार से इसके अंग क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं शक्ति की। तो किसी भी कार्य को करने के लिए
कार्य को करने की जो शारीरिक क्षमता होती है वही शक्ति कहलाती है। यानी कि आपने कोई कार्य करना चाहा, अब उस कार्य को करने के लिए जितनी शारीरिक क्षमता चाहिए वही शक्ति कहलाती है। जैसे मेडिसिन बॉल के साथ में व्यायाम करना, आइसोमेट्रिक व्यायाम खींचना, यही तो है उदाहरण। फिर एक गति आती है, तो यह व्यक्ति की वह योग्यता है जिसके द्वारा एक ही तरह की क्रिया को बहुत तेज गति से करता है और शरीर के अंगों को अधिकतम घुमाने की क्षमता होती है। गति प्रदर्शन विभिन्न खेलों में विभिन्न खेल के रूप में प्रकट होता है। उदाहरण के लिए तेजी से लय के साथ में अभ्यास करना, ठीक है ना, त्वरण दौड़े, ये सभी होते हैं। तो गति क्या हो गई? व्यक्ति की वह योग्यता जिसके द्वारा एक ही तरीके की प्रक्रिया को बहुत बार बहुत तेजी से करता है, जिससे उसका शरीर का अंग घूमने लगता है, ठीक है, यानी कि शरीर को घुमाने का प्रयास करता है। सहन क्षमता, यह कार्य को जारी रखने की योग्यता है, अर्थात जब आप किसी काम को कर रहे हो और आप बहुत ज्यादा थक जाओ, ठीक है, और आप चाहते कि आप उसे रोक दो, लेकिन फिर भी आप उसे किए जा रहे हो, ये होती है सहन क्षमता, ठीक है। इसे आंतरिक बल भी कहते हैं। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सहन क्षमता का प्रयोग अधिकतम खेलों में ज्यादा देखा जाता है, ठीक है। और साथ ही जो लंबी दूरी की दौड़ें होती है, मध्यम दूरी की दौड़ें, उसमें भी होता है, क्योंकि लंबी दूरी तक दौड़ना है तो सहन क्षमता तो चाहिए। लचक, यह शरीर के जोड़ों में गति की क्षमता है। यह लचीलापन एक संयुक्त संरचना, चारों ओर गति की जो सीमा की मांसपेशियां हैं, इसकी लंबाई, संयुक्त संरचना और अन्य कारकों से प्रभावित होती है। फिर तालमेल संबंधी योग्यताएं आ जाती हैं। ये ऐसी योग्यता होती है जो उसे व्यक्ति को इस योग्य बनाती है कि वह विभिन्न गति क्रियाएं सुचारू और प्रभावशाली ढंग से कर सके। यह दिशा बदलने की क्षमता, कम समय में गति बिना असंतुलित हुए करने की योग्यता होती है, तालमेल संबंधी योग्यता। ओके, तो ये होती है आपकी सारी पुष्टि के अंग: शक्ति, गति, सहन क्षमता, लचक, तालमेल संबंधी योग्यताएं। फिर एक्सप्लेन द पार्ट्स ऑफ फिजिकल कॉन्फॉर्मेशन, तो देख सकते हैं स्ट्रेंथ, स्पीड, एंडोरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी एंड कोऑर्डिनेशन एबिलिटीज। ओके, चलिए, तो इस प्रकार से बच्चों आज के इस पेपर का जो हमारा ये वाला भी सेक्शन था, जो कि सबसे लास्ट था, सेक्शन नंबर सी, ये भी हमने डिस्कस कर लिया है। तो खंड डी है हमारा, जो कि केस स्टडी वाला क्वेश्चन है। तो आइए ध्यान से पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31 आपका 4 नंबर का है। इसमें देख सकते हैं आपको ये एक इमेज दे दी गई है। इमेज में ये बेसिकली कृत्रिम घास के बारे में यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। कृत्रिम घास यानी कि फाइवर्स, इनफिल, और ये किस प्रकार से उगाई गई है, ये यहाँ पे दिखाया गया है। क्वेश्चन क्या बनता है आपका यहाँ पे? तो 4 क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहला ये कि जो कृत्रिम घास है, इसका उपयोग सबसे पहले कब हुआ था, ठीक है। तो आंसर भी देख ही लेते हैं साथ ही साथ। कृत्रिम घास का उपयोग सबसे पहले 1966 में हुआ था, ठीक है। और किसके द्वारा किया गया था? जो एस्ट्रोडियम टेक्सास थे, यानी कि यूएस, इसके द्वारा किया गया था, ठीक है। सेकंड, कृत्रिम घास आज हर खेल की वैश्विक संघ समिति के द्वारा मान्यता क्यों दी गई है? अर्थात कोई भी आप प्लेग्राउंड देखते हैं तो उसमें आपको ये कृत्रिम घास जरूर देखने को मिलती है। तो इसको जो वैश्विक संघ है, समिति है, इसने क्यों मान्यता दी है? क्योंकि जो सिंथेटिक घास होती है या कृत्रिम घास, जो मैट वगैरह होते हैं, ये सभी महत्व व फायदे को देखते हुए आज हर खेल की वैश्विक संघ समिति के द्वारा मान्यता प्राप्त है, यानी कि फायदे और महत्व के लिए। कृत्रिम घास की कोई 4 विशेषताएं बताइए और प्राकृतिक घास की कोई 4। वैसे देखो 1 नंबर का क्वेश्चन है आपका ये, ठीक है, तो 4 तो नहीं पूछेगा, 2 पूछेगा। ओके, तो देख लेते हैं एक बार, आप सभी देखिएगा ध्यान से कि कृत्रिम घास की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो सबसे पहला, ये स्थायित्व होती है, ठीक है, अर्थात कृत्रिम घास जो है वो अधिक समय के लिए होती है, ठीक है। जैसे आप जो है अपने घर के लिए पायदान लेके आते हैं, वो इसी का ही तो उदाहरण है। दूसरा, रख रखाव की लागत जो है वो बहुत ही कम लगती है, ठीक है। तीसरा, जल निकासी सरल है, यानी कि इसमें पानी नहीं रहता, जल्दी निकल जाता है, ठीक है। पानी की जरूरत बहुत ही कम पड़ती है। उपयोग, आप लगातार उपयोग कर सकते हैं और ये पुराना भी नहीं होता जल्दी से। उसके बाद जो प्राकृतिक घास होती है, ये क्या होती है? जैसे आप मानते हैं कि नॉर्मल पार्क में खेलने के लिए जाते हैं, ठीक है, तो वो जो घास है क्या वो स्थायी है? नहीं है। अगर है भी तो कम समय के लिए है। रही बात पार्क के रखरखाव की, यानी कि एक ऐसा प्लेग्राउंड जो पार्क है नॉर्मली, तो उसमें रखरखाव की लागत अधिक होती है, ठीक है। जल निकासी बहुत जटिल हो जाती है, क्योंकि कीचड़ अगर बन जाएगा उसमें, है ना। पानी की जरूरत बहुत अधिक होती है। उपयोग, विराम की जरूरत होती है, यानी कि उपयोग जो है आप इसको लगातार नहीं कर सकते हो, इसमें आपको थोड़ा टाइम देना पड़ता है, ठीक है। तो इस प्रकार से कृत्रिम घास के ये सारे पॉइंट है। अब आप समझ गए अच्छे तरीके से। अगर देखो कृत्रिम घास के क्वेश्चन 2 नंबर में या 3 नंबर में आपके वैसे भी आ जाए
तो अब आप यहाँ से कर सकते हो, है ना। चलिए इंग्लिश में आ जाएगा कि व्हेन वाज वार्मवुड फर्स्ट यूज्ड, तो कब हुई थी। आप देख सकते हैं वर्म ग्रास जो है ये कब हुई थी, वर्म ग्रास। क्वेश्चन आपके सामने हैं, आंसर भी आपके सामने है। ओके, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 32। यहाँ पे दिया गया है दिए गए चित्र का अध्ययन कीजिए और पूछे गए निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये बच्चा जो है इसको छू रहा है, जो कि क्या दर्शाता है, खो खो को दर्शाता है ना। तो उपयुक्त चित्र में दर्शाए गए जो खेल है इसका नाम बताइए। ठीक है, खेल का नाम, इस खेल की शुरुआत कब और कहाँ से हुई थी, और खेल जो है वो किस किस साधन की इसमें आवश्यकता पड़ती है, और एक छोटी सी प्रक्रिया समझाइए। तो खेल का नाम है बच्चों खो खो। खो खो की शुरुआत हुई थी 1914 में तमिलनाडु से। इस खेल में मैदान जो है वो कुछ इतने से इतना होना चाहिए, दोनों ओर दो खंबे के अतिरिक्त किसी अन्य साधन की जरूरत नहीं पड़ती, यानी कि एक खंबा यहाँ पे और एक खंबा यहाँ पे, बस, और कोई साधन नहीं चाहिए। ठीक है, और छोटी प्रक्रिया समझाइए। तो यह खेल पीछा करने वाले प्रतिरक्षक दोनों में अत्यधिक स्फूर्ति, कौशल, गति और ऊर्जा की मांग करता है। अर्थात जैसे आप देख सकते हैं, एक तो ये है, ये इसको पकड़ रहा है ना, उसको छू रहा है, तो ये क्या दर्शाता है, इसी चीज को दर्शाता है कि पीछा करने, प्रतिरक्षक, अत्यधिक स्फूर्ति, कौशल, गति, मांग, सारी चीजें। ओके, अब आंसर इंग्लिश में देखें तो स्टडी द पिक्चर गिवन बिलो एंड द आंसर दैट क्वेश्चन दैट फॉलो। तो क्या दिया गया है आप देख सकते हैं, कौन सा प्ले दिया गया है, खो खो दिया गया है, तमिलनाडु से 1914 में स्टार्ट हुआ था, और आपके दो क्वेश्चन दो आंसर। ओके, चलिए जैसा कि मैंने आपको बच्चों बताया था कि मैं आपको चित्र के अंदर से ऐसे क्वेश्चन करवाऊंगा कि अगर वो प्रश्न 5 नंबर में आ जाए तो आप उसको अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे दिया गया चित्र का अध्ययन करना है, तो ये आपको क्या दिख रहा है। ठीक है, ये किस षटकर्म का है, सोचिए जरा क्या हो सकता है आपके हिसाब से। ये नाक में जल डाल रहा है, यानी कि जलनेती हो सकता है ना। जी हाँ, ये जलनेती ही है। क्वेश्चन क्या बनता है इसमें, देखिए बेसिकली जो पहला वाला आपका क्वेश्चन है ये 1 नंबर का है, और जो इसकी टेक्निक है वो 2 नंबर की है, और 4 की जगह यहाँ पे होने चाहिए थे 2 लाभ, ये आपके 1 नंबर के हैं। तो ऐसे मार्क्स डिवाइड है। तो जो षटकर्म है इस क्रिया का नाम विस्तार से लिखिए तथा समझाइए। ओके बच्चों, तो इस क्रिया का नाम क्या है, नाम है जलनेती। जलनेती एक प्राचीन भारतीय योग तकनीक है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है पानी की सफाई, जहाँ चिकित्सक नेटी पोट, ये आपको दिख रहा है, ये नेटी पोट होता है। ठीक है, नेटी पोट का उपयोग करके नमकीन पानी से नाक गुहा को बाहर निकालता है। ठीक है ना, इस तरह से डालता है और इधर से बाहर निकाल देता है ना, तो इससे जो सफाई है वो हो जाती है। दूसरा, उपरोक्त चित्र में दर्शाई गई षटकर्म क्रिया जलनेती, इसकी टेक्निक को समझाइए। तो टेक्निक क्या होती है, यानी कि तकनीक। अब देखो बच्चों, वैसे तो चित्र में आपसे इतना बड़ा क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, लेकिन हाँ अगर ये प्रश्न 5 नंबर में आ जाए पेपर में कि जलनेती की प्रक्रिया समझाइए, तब कैसे करोगे, तो इसीलिए मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ अच्छी तरीके से। ठीक है, तो नाक सिंचाई शब्द के तहत विज्ञान द्वारा मान्यता प्राप्त होने लगी है। अब देखेंगे यहाँ पे कैसे। देखो तकनीक क्या है, घोल बनाने के लिए 1 कप गर्म पानी में आधा चम्मच नमक मिलाएं। बेहतर परिणाम के लिए शुद्ध नेती नमक का उपयोग करें। ठीक है, अर्थात जो शुद्ध नेती नमक है इसका उपयोग करना चाहिए। 1 कप गर्म पानी में आधा चम्मच नमक। दूसरा, पानी गर्म हो गया आपका, फिर क्या करना है, नेती पॉट में नमक और पानी का घोल डालें, अर्थात जो घोल था आपका अब उसे नेती पॉट में डालिए। इट मीन्स ये जो आपने देखा इसमें उस पानी को डालिए। उसके बाद टोंटी को किसी एक नथुने में रखिए, लेफ्ट या राइट किसी एक नथुने पे रखिए। शंकु को नथुने में रखा जाना चाहिए और कुछ जेंटल विस्ट की मदद से अच्छी तरह से अंदर सील कर देना चाहिए। पानी को सीधे नथुने में बहने दें और फिर अपने सिर को एक तरफ झुका लें ताकि पानी दूसरे नथुने से बाहर निकल सके। अर्थात जैसे मान लेते हैं आपने यहाँ से देखा लेफ्ट में इसको डाला, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ पहले आप लगा लीजिए जिससे कि पानी ना निकले कुछ समय के लिए। उसके बाद उसको हटाइए, तो सर को इधर झुकाना ताकि पानी इधर की तरफ से निकल जाए। ठीक है, उसके बाद इस प्रक्रिया के दौरान आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि आप मुंह से सांस लें, नाक से सांस नहीं लेंगे। अगर नाक से सांस ले लिया तो पानी जो है वो दिमाग पे चढ़ जाएगा और आपके दिमाग को डैमेज होने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, इसके अलावा आपको ये भी सुनिश्चित करने की जरूरत है कि जब पानी नथने के बीच बह रहा हो तो आप ना तो सूंघें नहीं तो निगलें, क्योंकि कई बार जो है ना वो हम सूंघ जाते हैं फिर निगल जाते हैं पानी को, तो ऐसा ना करें। इससे खांसी हो सकती है और आपको ना जैसे ठसा टाइप नहीं बोलते हैं वैसा भी लग सकता है। अंतर्विरोध, यदि आप लगातार आपके नाक से खून बह जाए तो आपको जलनेती नहीं करनी चाहिए, यानी कि सावधानी है
अगर आपके नाक से खून बह रहा है तो आप इसको ना करें, ठीक है। और जलनेति आप अपनी मर्जी से मत करना, किसी विशेषज्ञ के मार्गदर्शन से ही करनी चाहिए, ठीक है। तो ये जलनेति की प्रक्रिया हो गई। तो अब आपसे अगर 5 नंबर में आएगा बच्चों तो आप बता दोगे ना जलनेति के बारे में पूरा कॉन्सेप्ट। अगर आपसे 4 नंबर में ये 3 नंबर में ये पूछा जाए कि जलनेति जो है इसके कोई 4 लाभ बताइए, तो आ जाइए लाभ सुनते हैं। तो लाभ में सबसे पहला है कि जो एलर्जी होती है उसकी समस्या दूर हो जाती है, क्योंकि मेन एलर्जी जो है वो हमें सूंघने से ही होती है। सांस लेने में सुधार होता है, नाक के बाद टपकने को खत्म कर देता है, साइनाइटिस या पुराने जो साइन संक्रमण होते हैं ये ठीक हो जाते हैं, आम सर्दी के प्रतिरोध में सुधार आता है, और गंध की भावना में यानी कि जो हम सूंघते हैं इसकी भावना में भी सुधार आ जाता है, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से आपका ये वाला क्वेश्चन था जो कि यहाँ पे समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए अब इंग्लिश मीडियम के बच्चे देखेंगे तो क्या दर्शाएगा यहाँ पे, जलनेति है, जलनेति की टेक्निक क्या है, ओके, एंड उसके बाद में बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं इसके यहाँ पे पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं खंड ई की। अब खंड ई जो है बच्चों ये हमारा 15 मार्क्स का है, क्योंकि इसमें 5 नंबर के 4 क्वेश्चन है। अब ध्यान से देखो 4 क्वेश्चन हैं जिसमें से कोई 3 ही अटेम्प्ट करने हैं, मतलब 34, 35, 36, 37, इसमें से आप कोई 3 अटेम्प्ट करिए, एक छोड़ सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर से आपके 3 नंबर के 5 क्वेश्चन निकलेंगे, इवन 3 नंबर के 3 से 4 भी। कैसे बताता हूँ। क्वेश्चन क्या है कि शारीरिक शिक्षा का छात्र होने के नाते आप ये विषय पढ़ रहे हैं, यानी कि एज ए फिजिकल एजुकेशन स्टूडेंट आप इसको एक एज ए सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। तो बताइए कि आप इसे जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं इसके क्या क्या उद्देश्य हो सकते हैं, यानी कि आप इसे पढ़ रहे हो तो इस सब्जेक्ट का उद्देश्य क्या है, कोई 5 बताओ। तो देखो पहले शारीरिक शिक्षा। शारीरिक शिक्षा शिक्षा का वह भाग है जिसमें हम स्वास्थ्य के बारे में, खेल के बारे में, खिलाड़ियों के बारे में, टूर्नामेंट, पोषण, चोट, शरीर इत्यादि के बारे में हम अध्ययन करते हैं, ठीक है, जो कि व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए जरूरी होता है। अब इसके कई चरण हैं। सबसे पहला आता है शारीरिक विकास। शारीरिक शिक्षा हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव डालती है, जैसे कि हमारी जो बॉडी है मजबूत बनती है, हम स्वस्थ होते हैं, भार नियंत्रित हो जाता है, हम पुष्टि शक्ति का हमारे अंदर अच्छा कार्यान्वित होता है, गति अच्छी होती है, लचक, सहन क्षमता, ये सब कुछ अच्छा होता है, ठीक है। तो ये शारीरिक विकास होता है। फिर मानसिक विकास आता है, तो सावधानी, ध्यान, रणनीति ये सभी खेलों का हिस्सा है, जैसा कि हम जानते हैं, ठीक है। इसीलिए शारीरिक शिक्षा में पढ़ाई के साथ साथ क्रियात्मक का भी ज्ञान आवश्यक है, जिससे कि बुद्धि विश्लेषण, हार्मोन, डोपामिन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता रहे, यानी कि इन चीज़ों की विकास में ये सहायता करती है। फिर सामाजिक तालमेल। मुकाबला व तालमेल खेलों का मुख्य बिंदु है, जिससे अनुशासन, ईमानदारी, समाजीकरण, नेतृत्व जैसे गुणों का एक व्यक्ति में होना आवश्यक है। यानी कि सामाजिक तालमेल का मतलब क्या हो गया कि जब आप कोई कंपटीशन कर रहे हैं, ठीक है, तो इसमें आप अनुशासन, ईमानदारी, समाजीकरण, नेतृत्व ऐसे जो गुण हैं वो इसमें आते हैं, उसको बोलते हैं। फिर है भावनात्मक स्थिरता। अर्थात भावनात्मक स्थिरता कैसे होगी, जब भी हम हार जाते हैं, जीत जाते हैं, तो हमें ज़्यादा खुशी होती है, हम ज़्यादा आक्रामित हो जाते हैं, प्रेम आता है, यानी कि गिरना उठना लगा रहता है। तो ये क्या करती है, ये इसमें हमें स्थिर बनाए रखती है। शारीरिक शिक्षा में ये सभी समाहित हैं। शारीरिक शिक्षा में व्यक्ति में स्थिरता व असल जिंदगी में आने वाले उतार चढ़ावों में सकारात्मक व स्थिर रहने की क्षमता विकसित होती है, ठीक है। तो ये भावनात्मक हो गई। फिर आध्यात्मक, प्रकृति से लगाव, प्रकृति के नियमों के अनुसार कार्य करना। अर्थात आध्यात्मिक में क्या हो जाएगा कि इसको जब आप पढ़ते हैं, इसका जो उद्देश्य है वो ये होता है कि आपका प्रकृति से लगाव बढ़ेगा, प्रकृति के नियमों के अनुसार आप कार्य करेंगे, आप जो है माफ़ी देने वाले व्यक्ति बनेंगे, माफ़ी मांगने वाली बनेंगे, शांति व संतोष के साथ शिष्टाचार के साथ रहना इत्यादि ये चीज़ें शामिल होती हैं, ठीक है। तो ये था आपका एक 5 नंबर का सबसे पहला क्वेश्चन, और बहुत ही आसान था बच्चों, जहाँ तक मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बात करते हैं। अब जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं वो यहाँ से देखें, बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन यू आर स्टडिंग इन दिस सब्जेक्ट। तो टेल मी, या फिर सो टेल, या फिर एक्सप्लेन व्हाट कुड बी इट्स ऑब्जेक्ट, डिस्क्राइब एनी 5 इन डिटेल। तो पहले फिजिकल एजुकेशन क्या है, फिर फिजिकल डेवलपमेंट कैसे होती है, मेंटल डेवलपमेंट कैसे होती है, सोशल कोऑर्डिनेशन डेवलपमेंट कैसे होता है वो पढ़ेंगे, एंड देन इमोशनल स्टेबिलिटी, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से पढ़ोगे बच्चों, ठीक है।
अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 35, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, कई बार ये पिछले 10 साल के पेपर्स में आ चुका है। क्वेश्चन क्या है, सुयोग्यता क्या है एवं इसके अंगों की व्याख्या कीजिए। तो सुयोग्यता क्या होती है भाई, पहले तो इसे समझते हैं। देखो, सुयोग्यता जो है वो एक ऐसी क्षमता है जो एक व्यक्ति को स्वास्थ्य और संतुलित आजीविका का आदर्श रूप प्रदान करते हैं। तो सुयोग्यता क्या हो गई, हमारे स्वास्थ्य और संतुलित जीविका के लिए एक रूप प्रदान करना। ठीक है, इसके द्वारा एक व्यक्ति का जो है केवल शारीरिक विकास ही नहीं होता, बल्कि उसका मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक सभी प्रकार का विकास यहाँ पे होता है और यही सुयोग्यता कहलाती है। अब ये जो है इसके कई अंग हैं, जैसे कि सबसे पहला है कि जो शारीरिक क्रियाएं हैं यानी कि शारीरिक गतिविधियां, अर्थात यह व्यक्ति को स्वस्थ एवं सक्रिय बनाती है। यह शरीर की विभिन्न जो प्रणालियां होती हैं इनमें स्वास्थ्य में सुधार लाती है, विकास करती है, इनमें वृद्धि का आधार बनती है। तो शारीरिक गतिविधियां होती हैं, इस प्रकार से हमारे शरीर में बदलाव लाती हैं। फिर संतुलित भावनात्मक जीवन होता है। तो एक व्यक्ति के लिए अपनी आंतरिक भावनाओं और मनोवेगों को व्यक्त करने के लिए सुयोग्यता कार्यक्रम महत्वपूर्ण है। यह हताशा को कम करके खुशी में बढ़ोतरी करता है। ठीक है, फिर बौद्धिक कल्याण, ये सुयोग्यता की बात आती है। आध्यात्मिक कल्याण, सुयोग्यता, व्यावसायिक कल्याण, तनाव प्रबंधन में मदद, इस प्रकार से आप इसको पढ़ सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो 2-3 मैंने आपको समझा दिए, 1-2 यहाँ से समझ सकते हैं। जैसे तनाव प्रबंधन में मदद, अर्थात यह मानसिक तनाव में कमी लाने में मदद करती है हमारा, जिससे शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा होता है और हार्मोन्स भी संतुलित हो जाते हैं। आध्यात्मिक कल्याण सुयोग्यता व्यक्ति को नैतिकता की दृष्टि से अच्छा एवं नैतिक रूप से शांत बनाती है ना। तो इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर आई थिंक 35। ठीक है, तो योग्यता और इसके अंग। ओके, चलिए आगे देखते हैं इंग्लिश में कि व्हाट इज कॉम्पिटेंसी एंड एक्सप्लेन इट्स कंपोनेंट्स, यानी कि कॉम्पिटेंसी एजुकेशन है क्या और इसके कंपोनेंट्स क्या हैं। तो सबसे पहले ये क्या होती है आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, फिर इसके जो कंपोनेंट्स हैं उसके बारे में ये बातें आती हैं। ठीक है, फिजिकल एक्टिविटीज़ और एक्टिविटीज़, बैलेंस्ड इमोशनल लाइफ, इंटेलेक्चुअल वेलबींग और वेलबींग, स्पिरिचुअल वेलबींग और फिटनेस, ऑक्यूपेशनल वेलफेयर, स्ट्रेस मैनेजमेंट। ओके बच्चों, चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। बड़े ध्यान से पढ़िएगा बच्चों। विशेष आवश्यकता, इट मीन्स CWSN। ठीक है, इन बच्चों के लिए किन्हीं 2 पेशेवरों की भूमिका का वर्णन कीजिए, यानी कि इनके लिए 2 पेशेवरों की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो आ जाइए देखते हैं। वैसे तो देखो तकरीबन 4 से 5 हैं, लेकिन जो मेन है और जो इंपॉर्टेंट है 2, जो 5 नंबर में आ जाए उस हिसाब से मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला है बच्चों शारीरिक शिक्षा शिक्षक। तो ये क्या करता है, जो एक फिजिकल एजुकेटर होता है, ठीक है, एक टीचर होता है, ये शिक्षक को विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए अधिनियम 2016 के अनुसार, अर्थात देखो एक अधिनियम आया था 2016 में जिसमें कहा गया था कि जितने भी CWSN के लिए शारीरिक शिक्षा के शिक्षक हैं, ठीक है, इनको कुछ नियमों का पालन करना होगा। क्या, कि शारीरिक क्रियाओं को कराने के लिए अपने पाठ्यक्रम में बदलाव किया जाना चाहिए, अर्थात अभी जो आपका पाठ्यक्रम है उसमें थोड़ा बदलाव कीजिए, तथा सामान्य बच्चों की भांति गतिविधियों को भी उन्हें कराना चाहिए। किसी विशेष आवश्यकता के लिए विशेष उपकरण की व्यवस्था की जानी चाहिए। विशेष आवश्यकता जैसे कि कोई सुन नहीं पाता है तो उसके लिए ऐसा उपकरण जिसमें घंटी लगी हो या फिर रोना सा बना हो, जैसे वो जब बॉल लुढ़के तो आवाज आए। अब है यहाँ पे बाल संबंधी खेल, विशेष आवश्यकताओं और बच्चों के लिए ऐसे खेल विशेष ढंग से तैयार किए जाते हैं जिससे कि गामक क्रियाओं में वृद्धि हो, यानी कि जिससे वो झुझित हैं उनकी वो क्रियाएं वृद्धि हो, वो गति, शक्ति, तालमेल संबंधी क्रियाओं को समझ सकें। शोधकर्ताओं ने ये पाया कि बॉल फेंकना, पकड़ना, यानी कि बॉल को फेंकना और पकड़ना इत्यादि, घूर्णन करना, ये सभी पेशियों की शक्ति में वृद्धि को दर्शाते हैं। एक शारीरिक शिक्षा जो शिक्षक होता है ये बच्चों के अभिभावकों एवं चिकित्सकों की मदद भी ले सकता है ताकि उस आधार पे जो है क्रियाएं तैयार करे, है ना। तो ये चीज़ें होती हैं। अब इसी में दूसरा हमारा जो चिकित्सक है वो है परामर्शदाता। कौन सा है, परामर्शदाता। परामर्श के दाता की सहायता एवं सकारात्मक योगदान से इन बच्चों की वृद्धि एवं विकास दर बढ़ जाती है। ठीक है, अर्थात परामर्शदाता क्या करते हैं, तो ये जो है वो उन बच्चों के लिए ज़्यादा काम आते हैं जिनको कि जीवन में आगे बढ़ना है। ठीक है, तो ये उनकी सहायता करते हैं, सकारात्मक योगदान देते हैं और उनके विकास में सहायता करते हैं। ठीक है, सेकंड, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को
बचपन से ही व्यक्तिगत और शिक्षा कार्यक्रम न केवल उनके शैक्षणिक योग्यता बल्कि भावात्मक स्वास्थ्य और सामाजिक तालमेल में जो सकारात्मक बदलाव है ये भी लाती है। दैट मीन्स कि जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं CWCN, इन्हें बचपन से ही व्यक्तिगत शिक्षा के कार्यक्रम जो है ये लाती है। ठीक है, मतलब चलाए जाते हैं। तो ये केवल उन्हें बचपन से ही नहीं बल्कि जब वो युवावस्था में आते हैं और जब तक उनको ये डिसेबिलिटी रहती है तब तक उनके लिए जरूरी होते हैं। उसके बाद परामर्शदाता उनकी विशिष्टता के अनुसार उनके साथ परामर्श सत्र आयोजित करते हैं। यानी कि जो काउंसलर है वो क्या करता है, आपकी जो बेसिकली कंडीशन है उसका पहले अध्ययन करता है, फिर उसके हिसाब से आपके लिए एक जो सेशन है वो अटेंड करता है। ठीक है, परामर्शदाता व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम में बच्चों के अभिभावकों और भागीदारी को सुनिश्चित करती है, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद में और हैं, अभी तो और भी हैं। विद्यालयों के लिए अन्य शिक्षकों और कर्मचारियों से परामर्श और सहयोग कर किसी बच्चों की आवश्यकताओं के अनुसार वातावरण उपलब्ध कराने में परामर्शदाता सहायता करता है। यानी कि विद्यालयों के जो अन्य शिक्षक हैं और जो कर्मचारी होते हैं, इनसे परामर्श लिया जाता है कि आपके स्कूल के इस बच्चे के लिए आपकी क्या राय है, तो फिर इसके हिसाब से इसके लिए ये तैयार करते हैं ऐसा कार्यक्रम। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं। अन्य विद्यालयों के लिए और भी 1-2 पॉइंट है। परामर्शदाता विद्यालय में जिन बच्चों को विशेष शिक्षा की आवश्यकता होती है उनकी समय समय पर पहचान करता है। तो परामर्शदाता क्या करता है कि जो एक फिजिकल एजुकेटर होता है उसको कहता है कि देखो मेरी नज़र में ये 2-4 और बच्चे हैं जिनको आपकी शिक्षा की जो ज़रूरत है, CWCN जो एजुकेशन इसकी ज़रूरत है ना, ये चीज़ें होती हैं और उनके लिए विशेष योग्यता का निर्धारण भी किया जाता है इस प्रकार से। ओके बच्चों, तो जहाँ तक मुझे लगता है अब आपको ये समझ में आ चुका होगा। एक तो जो नॉर्मली एक था, क्या नाम था उसका, हाँ, शारीरिक शिक्षा का शिक्षक और परामर्शदाता। ठीक है, इंग्लिश में डिस्क्राइब द रोल ऑफ एनी 2 प्रोफेशनल्स फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। तो क्या क्या रहेंगे, फिजिकल एजुकेशन टीचर की बात आ जाती है, एंड बॉल रिलेटेड गेम्स की बात आती है, एंड कंसल्टेंट की ये बात आ जाती है। ओके बच्चों, चलिए अब बात करते हैं एक लास्ट क्वेश्चन की। अब ये लास्ट क्वेश्चन जो है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, कई बार आया पेपर में। क्वेश्चन क्या है कि समूह सामंजस्य को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं इनकी व्याख्या कीजिए। तो भाई समूह सामंजस्य को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, तो आ जाइए ध्यान से देखते हैं। देखिए सबसे पहला है, देखिए समूह सामंजस्य का मतलब क्या हो गया, समूह सामंजस्य का मतलब ये हो गया कि जब कुछ लोगों का एक समूह अपना एक लक्ष्य बना लेता है और उच्च लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एक इकाई एक साथ मिलकर कार्य करते हैं और आगे बढ़ते हैं, उसे समूह सामंजस्य बोला जाता है। अब ये किस पे कैसे अपने जो समूह सामंजस्य कैसे इसको पूरा तरीके से प्रभावित करेंगे, तो समूह पर निर्भरता, समूहों में लोगों की निर्भरता जितनी अधिक होगी सामंजस्य उतनी अधिक होगा। यानी कि जब जो बॉन्ड है, ठीक है ना, बॉन्ड जो है इन सभी लोगों का अच्छा होगा, ठीक है, यानी कि विश्वास अटल होगा, तभी जो है निर्भरता मतलब समूह सामंजस्य अच्छा होगा। ठीक है, फिर समूह का आकार, यदि समूह का आकार छोटा है तो सामंजस्य अधिक होगा क्योंकि छोटे समूहों में उच्च सामंजस्य होता है। जैसे मान लेते हैं एक समूह ए है, ठीक है, और एक समूह बी है। ए समूह के अंदर टोटल है 8 लोग और बी समूह के अंदर है टोटल 20 लोग। तो इसमें से जो तालमेल है, जो सामंजस्य, वो किस में अच्छा होगा, कम वाले व्यक्तियों में, क्योंकि जितने ज़्यादा व्यक्ति होते हैं, हालांकि विचार उतने ही ज़्यादा होते हैं, टाइम भी उतना ही समय लगता है, लेकिन इसमें क्या कि सारी बातें क्लियर कट टू कट होती हैं। ओके, तो ये होता है समूह का आकार। फिर आता है सदस्यता की एकरूपता, अर्थात यदि समूह में लोगों की पृष्ठभूमि और रुचियां समान हैं तो समूह की एकजुटता अधिक होगी। अर्थात जैसे आपके समूह के जो बच्चे लोग हैं उन्हें क्रिकेट पसंद है तो आपकी सामंजस्यता अच्छी होगी। और वही मान लेते हैं कि आपके इन 4 दोस्तों में से आपके 3 दोस्तों को क्रिकेट पसंद है, आपको जो है फुटबॉल पसंद है, तो वो क्रिकेट की बात करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, आप फुटबॉल की बात करेंगे तो इन्हें समझ में नहीं आएगा। तो इसीलिए किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अगर रुचि एक जैसी है तो हो सकता है। ठीक है, उसके बाद स्थिर सदस्यता, अधिक सामंजस्य के लिए समूह में स्थिरता बनाए रखनी चाहिए। यानी कि अगर सामंजस्य अधिक रखना है, अच्छा बनाना है, तो स्थिरता बनी रहे, यानी कि कोई समूह को छोड़ के ना जाए, इसकी कोशिश करो। समूह का स्थान अनुकूल और पहुंच योग्य होना चाहिए, यानी कि जहाँ पे समूह एकत्र होगा उसका स्थान अच्छा होना चाहिए। समूह की स्थिति, तो सफलता की कहानियां हमेशा उच्च स्तर पर होनी चाहिए और असफल होते भी हैं तो उसको हमेशा ज़्यादा उसको नहीं देखना चाहिए। नेतृत्व, यदि समूह का नेता गतिशील है तो सामंजस्य स्वतः अच्छा होगा, यानी कि आपका जो नेतृत्व करता है, जो लीडर है, अगर वो तेज है
तो सिंपल सी बात है, आपका सामंजस्य और अच्छा बनेगा। फिर प्रतियोगिता आ जाती है और इंट्रा कुछ इस प्रकार से। मेनली आपको 5 लिखने थे, मैंने आपको पूरे 7 बता दिए और 2 आपको बता दिए, इस प्रकार से देख सकते हैं। ठीक है, तो 37 का आपका ये पहला वाला, मतलब पहला क्या, पूरा ही कंप्लीट हो गया। एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रुप चॉइसन, तो किस किस प्रकार से होता है, डिपेंडेंस ऑन द ग्रुप सबसे पहला, एंड ग्रुप साइज, यूनिफॉर्मिटी ऑफ मेंबरशिप, स्टेबल मेंबरशिप, लोकेशन ऑफ द ग्रुप सिचुएशन, लीडरशिप, कंपटीशन एंड इंट्रा। ओके, तो इस तरह से प्यारे बच्चों, आप सभी ने मेरे साथ मिलकर आज के इस वीडियो में क्लास 11th के अपने फिजिकल एजुकेशन यानी शारीरिक शिक्षा के फाइनल के एग्जाम के लिए जो हमारा 5वां वाला सैंपल पेपर है, इसको अच्छे से सॉल्व कर लिया है। और आशा करता हूं बच्चों कि जो भी क्वेश्चन हमने आपको करवाए हैं उनकी आपने अच्छे से प्रिपरेशन कर ली होगी, अच्छे से प्रैक्टिस कर ली होगी, अच्छे से आपके सिलेबस का जो रिवीजन है यहाँ पे हो गया होगा, है ना। अगर अब आप सभी बच्चों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। अपने दोस्तों में शेयर भी कर देना और कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे अपना फीडबैक जरूर बताइएगा बच्चों, ठीक है। और चाहे तो आप मुझे इंस्टा पे फॉलो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में अगले सैंपल पेपर नंबर 6 की वीडियो के साथ, ठीक है बच्चों। तो रेडी हो जाओ, अभी और आएंगे आपके लिए 3-4 सैंपल पेपर, ठीक है। तो चलो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।